Hello students, welcome to this channel Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 5th of work and energy chapter class 9th. आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे एंड प्लीज़ सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड साउंड जो कि आ रहा है पीछे से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सुनाई देगा आपको भी टीवी चलने का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। A battery lights a bulb. डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एक बैटरी है जो कि जल रही है, उसमें कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे क्या क्या होता है उस चीज़ को सिंपली समझाइए। बहुत ही सीधा सा है इसका। देख लो, बैटरी के अंदर केमिकल भरा होता है। केमिकल है मतलब कि केमिकल एनर्जी वहाँ पर होगी ही होगी। केमिकल एनर्जी से दो चीज़ें हमें मिल रही हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है तो हीट इवॉल्व होती है, वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, क्वेश्चन में बोला है ना, वो लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे आप प्लस में लाइट एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक। जितनी एनर्जीज आपके समझ में आ रही है आप लिख सकते हो, और समझ में नहीं मतलब यहाँ पे बेसिकली ये तीन ही हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस चीज़ को थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, ठीक। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, सॉरी, या अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखो, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, मतलब कोई रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है यानी कि फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ नेगेटिव वर्क की कंडीशन बनती है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको कि करना क्या है। हमारे पास मास 20 kg है, वर्क पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन इज़ व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमें पहले से पता है। अब ये चीज़ें प्लीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, पहले की वीडियोज़ देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत हार्ड भी नहीं है उसमें। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से V1 V2 U1 U2 ऐसा लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक। बस आपको बताना होगा कि कौन सा फाइनल है, कौन सा इनिशियल है। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, सिंपल है। या तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को और पास में लेते आओ, जैसे m कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक ब्रैकेट में डाल दिया, उससे भी हो जाएगा, देखेंगे। हियर इट इज़। सो वैल्यूज़ रखिए, हाफ m की वैल्यू 20, दिस इज़ फाइनल 2 स्क्वायर माइनस दिस, एंड सॉल्व करेंगे पूरा तो वैल्यू आ जाएगी -210 जूल। नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आंसर बताता है कि वर्क डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोशिश रहेगी कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे से हो जाएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, या मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ऑन अ टेबल। 6 kg का मास है और इसे मूव कराया जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है ना कि ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा सीधे यहाँ से यहाँ से जा रहा है, ग्रेविटी का काम है चीज़ को नीचे लाना, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सीधे इस फिगर से समझो, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, वो इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल फोर्सेस उस चीज़ को कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं। हर एक फोर्स के जरिए अपना एक अलग वर्क होता है। ये फोर्स इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है, यानी कि mg के जरिए क्या चेंज आ रहा है। तो खुद देख लो, mg नीचे काम कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। और वर्क की पहले ही डेफिनेशन में समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए,
ठीक है, तभी जा कर के वर्क कंसीडर होगा, या उस लाइन में हो, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क हो सकता है। बट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो उस केस में यहाँ कोई वर्क कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये कितनी भी दूरी तक इसको लेकर के चला जाए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? इस क्वेश्चन से पहले एक सबसे बड़ी चीज़ ये जान लो कि इस दुनिया में जितने भी फिनोमेनाज अब तक हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें कभी भी वो मतलब आप रैंडम लेवल पे उसे एक्सप्लेन कर सको या ना कर सको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं भी वायलेट अब तक नहीं हुआ है। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो देखिए, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे या फ्रीली गिर रहा है, ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है। तो ये चीज़ हमने पहले सेकेंड या थर्ड वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया था, उसको देख लो या इसे ऐसे ही समझ लो। जब बॉडी टॉप पे होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, जस्ट अभी गिर ही रही, जस्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी जिस हाइट से ये गई है, अगर ये हाइट h है तो इट विल बी mgh। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम यहाँ पर आता है mgh। जब ये किसी और पॉइंट पे होती है तब भी इसका जो सम होता है वो mgh ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्रूव भी कराया है पिछले वीडियोस में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सी दैट वीडियो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। ठीक, इसके बाद जब वो सबसे निचले पॉइंट पर आता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उसकी होती है वो यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, सबसे, अब चूँकि वो पूरी तरह नीचे को उसकी हाइट ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे ख़त्म है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और ये भी टोटल अगर एनर्जी का सम करोगे तो यहाँ पर भी mgh ही आएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये जो फ्री फॉलिंग का केस होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रॉपर बताता है कि किस किस पॉइंट पे एनर्जी सेम रह रही है, और देखा गया कि हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी वायलेट नहीं हो रहा है इस केस में। तो सिंपल सा है, आगे देखेंगे। बट जब कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखना होगा, इसे डायग्राम बना देना। क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7, यस। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से एनर्जी के चेंजेस होते हैं? सिर्फ एनर्जी, देखो इसने ट्रांसफर्स कहा है, लॉसेस नहीं कहा है। ठीक, मतलब ये बात भी समझ में आती है कि एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा, बस चेंज हो सकती है। अगर आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट नाइन्थ में ही ठीक से रहेंगे तो 11th में जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें वहाँ नहीं आएंगी समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसानी शरीर में बायो एनर्जी होती है, ठीक है, वो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और उसी की वजह से, और वो साथ ही साथ तो थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट एनर्जी भी आ रही है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि इसी से साइकिल मूव करती है, तो बायो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में एंड काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल, इसे भी एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। यस, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? क्या उस समय भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जब आप अपनी पूरी ताकत से एक रॉक को हटाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी सी चट्टान को हटाने की कोशिश करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं? वेयर इज़ द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? जो भी एनर्जी आप लगाते हैं वो कहाँ चली जाती है? सही है, ये क्वेश्चन तो लॉजिकल बनता है। देखो, यहाँ पर एक इंसान है जो कि इस रॉक को हटाने की कोशिश करो, जाहिर है रॉक अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इसकी जो एनर्जी होती है ना, कुछ इन्वायरमेंट में जाती हैं एंड बाकी की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है इस रॉक के अंदर। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये एक इसका एक्सप्लेनेशन है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 9, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम्स 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन जूल्स। ठीक, देखिए इन अ मंथ, एक मंथ का बोला है इसने, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 250 यूनिट इनका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, एक महीने का रिज़ल्ट है इनका 250 यूनिट। तो हमें पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। ठीक, तो यानी कि 250 यूनिट का मतलब होगा 250 किलो वाट आवर, 250 किलो वाट आवर। और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 मंथ का रिजल्ट दे दिया, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, यहाँ 1 मंथ का रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया है। तो जब भी आप 250 यूनिट को कन्वर्ट करोगे जूल में, तो 3.6 इंटू 10⁶ से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपके सामने है, दिस विल बी 8th, दिस इज़ 8th। ठीक है, 8, सो 9 इंटू 10⁸ जूल। या फिर जब भी हम साइंटिफिक चीज़ें लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं और उसमें एक पॉइंट डेसिमल यूज़ किया जाता है। सो 9.0 एक प्लेस यहाँ पर डेसिमल का रिप्रेजेंट किया जाएगा, 9.0 इंटू 10⁸ जूल, दैट्स इट। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। ठीक है, स्टडी करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।